मौजूद हैं उन सबके बिहाफ पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है जो सभी लोगों के हित में है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बात बोल सकते हैं, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों के हित की बात कर रहे हैं। और जैसे संजय ने पूरी महाभारत देखी थी, उसी तरीके से ये पूरा जूम मीटिंग आप दूसरे नजरिए से देख रहे होते हो, कौन कहाँ पे क्या है, कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपके वैल्यूएबल कमेंट हमेशा रिक्वायर्ड रहेंगे। तो आप हमेशा अपने जो भी कमेंट्स हैं वो देते रहिएगा और किसी को बुरा नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी है, 7 मिस्टेक्स बाय अ बिगिनर। खालिद जी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप प्लीज स्लाइड शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये वो भंवर है जहां कितने सारे लोग गायब हो गए इस इंडस्ट्री से। ये वो कुछ गलतियां हैं जिनके करके कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाता, और जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो रही होती हैं। आज अगर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, या हमारे चेक में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि हम कहीं ना कहीं इन गलतियों को कर रहे हैं। एक बार अगर आप खुद से आइडेंटिफाई ना कर पाए, हालांकि बाली सर ने ये सेशन किया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग पर्सनली यूट्यूब के ऊपर जाएं और टाइप करें 7 मिस्टेक्स बाय गौतम बाली। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्यों ना काम करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में 7 गलतियां हर जगह होती हैं, और दोस्तों ये कारण बनती हैं लोगों की सफलता ना प्राप्त करने का। अगली स्लाइड पे हम लोग जाएंगे दोस्तों, किस तरीके से हमारा नुकसान करती हैं। एक इमेज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं खालिद भाई। दोस्तों ये फोटोग्राफ आप देख रहे होंगे, एक सांप आरी के चारों तरफ लिपटा हुआ है। एक किस्सा है छोटा सा। एक बार क्या हुआ, रात में एक सांप एक हार्डवेयर की दुकान में घुस गया जहां पे हार्डवेयर के सारे सामान मिलते हैं, और गलती से उसका एक शरीर का हिस्सा टकरा गया आरी से, जो कि बहुत नुकीला था। आप कभी भी नोटिस करना, सांप कभी भी अटैक नहीं करता, वो रिएक्ट करता है। तो उसे लगा कि आरी ने उसे नुकसान पहुंचाया, तो इमीडिएट सांप ने उस आरी के चारों तरफ घेरा बना लिया। ये सांप का स्टाइल होता है, और सांप फुफकारने लगा। अब जब उसने आरी के चारों तरफ घेरा बनाया तो उसके अलग अलग शरीर के हिस्से पे कट लगे, और वो कट उसे इतने दर्द महसूस हुआ, उसे लगा कि आरी अब उसे नुकसान पहुंचा रही है, और सांप ने उस शिकंजे को और टाइट करना शुरू कर दिया। दोस्तों वो जितना शिकंजा टाइट करता चला गया, वो उतना और ज्यादा जख्मी होता चला गया, और करते 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 सुबह तक सांप की मृत्यु हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, यहां गलती आरी की थी या सांप की थी? जी हाँ दोस्तों, आरी तो कुछ कर ही नहीं सकती, यहाँ गलती सांप की थी, और उसी के एफर्ट ने उसकी जान ले ली। तो कई बार हम गलतियां कर रहे होते हैं, हमारा समय भी लग रहा होता है, हमारा पैसा भी लग रहा होता है, हमारी ऊर्जा भी लग रही होती है, लेकिन कहाँ? गलत डायरेक्शन में। तो उसके जो रिजल्ट आते हैं वो क्या आते हैं? गलत आते हैं। और फ्रस्ट्रेशन में जब हम गलतियां कर रहे होते हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा होता, ये सारी खुंदक हम निकाल रहे होते हैं अपलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, और अपने आसपास के लोगों के ऊपर। दोस्तों ये वो टाइम है जब हमें बैठ के शांत मन से समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। ब्रूस ली के जो कोच थे, मुझे आज भी वो किस्सा याद आता है। जब ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था, तो बहुत ताकत के साथ उसने पंचिंग करना शुरू कर दिया। तो उनके जो कोच थे, उन्होंने बोला कि पहले 10 दिन ताकत मत लगाओ, पहले 10 दिन आप चेक करो कि आपका एंगल क्या है, क्योंकि एंगल अगर गलत हुआ और उसमें ताकत लग गई, तो ये गलत एंगल आपके हाथ को भी तोड़ सकता है। तो दोस्तों काम करने के साथ साथ हमें इवेल्युएट करना है कि कहीं हमसे गलतियां तो नहीं हो रही, जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और ये जो 7 गलतियां हैं, अगले 3 साल तक हमें एनालाइज करना है, और इनसे बिल्कुल दूर दूर तक रहना है, इनके ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। जैसे सांप की ये दशा हुई, ठीक उसी तरीके से कहीं हमारी ये दशा ना हो जाए, इसलिए इन 7 गलतियों से हमें बहुत दूर दूर तक बच के रहना है। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग YouTube के ऊपर जाएं और बाली सर का वो वीडियो जरूर देखें। टाइप करें 7 मिस्टेक्स बाय गौतम बाली, वो बहुत ही पावरफुल सेशन है, और मैं इस सेशन में ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि आप वो सेशन आज जरूर देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग आते हैं खालिद भाई। गलती नंबर 1, दोस्तों हम सबसे गलती नंबर 1 क्या होती है कि हम नया सिस्टम बनाना चाहते हैं। देखो हम कितने कलाकार हैं, जहां हमसे बोला गया नकल नहीं करनी, वहां हम नकल करते थे स्कूल में, और जहां बोली जाती है कि सिर्फ नकल करना है, वहां हम अपना दिमाग लगाते हैं। दोस्तों ये एक प्रूवन सिस्टम है, हमारे जो अप्लायंस हैं, जो मैनेजमेंट है, उसने एक सिस्टम बना दिया है। हमें नए सिस्टम को बनाने की जरूरत
नहीं है। हमें सिर्फ जो पहले से सिस्टम है उसको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों कई बार नए सिस्टम को बनाने के चक्कर में हमसे गलत डायरेक्शन में एफर्ट और एनर्जी लग जाती है। बिल्कुल 100% डुप्लीकेशन के साथ चलना है। जो प्रणाली हमें बताई जाती है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलता है, जो हमारे अपलाइन बोलते हैं, एज इट इज उसको फॉलो करना है। क्योंकि जब भी हम कोई नया सिस्टम बनाते हैं तो उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या होती है? हम सिर्फ नया सिस्टम तब बनाते हैं जब अपने आप को जरूरत से ज्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि मैं चुपके से ये काम कर दूं और मेरी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, मैं तेजी से सफल हो जाऊंगा और पूरी दुनिया मेरे लिए वाहवाही करेगी। और दोस्तों ये ख्याल, ये सभी लोगों के दिमाग में आता है। जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, वो सभी लोगों के दिमाग में कभी ना कभी आता है। तो कभी भी गलती ना करें सिस्टम को दोबारा से बनाने की। इसे बिल्कुल डुप्लीकेशन में करें 100%। और इत्तेफाक है, देखिए जहां जो भी नियम पूरी इंडस्ट्री में काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। बचपन में हमें बोला गया था नकल नहीं करनी है, तो हम नकल करते थे। और यहां बोला जाता है नकल करो, तो यहां हम अपना सिस्टम लगाते हैं। दोस्तों 100% डुप्लीकेशन मतलब 100%। मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति कार से जा रहा था और रास्ते में उसने देखा कि दो लोग, एक आदमी गड्ढा खोद रहा है और दूसरा आदमी उसके अंदर मिट्टी डाल रहा है। फिर थोड़ी दूर जाकर के एक आदमी नया गड्ढा खोद रहा है और वो आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा है। अब जब जाते समय एक आदमी ने ये देखा तो उसके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन हुआ। बोले क्यों तो ये गड्ढा खोद रहे हैं और क्यों ये मिट्टी डाल रहे हैं? फिर उसे समझ में नहीं आया। और जब वो हैरान और परेशान हो गया तो उसने क्यूरियोसिटी वाइज उनसे पूछ ही लिया कि भाई तुम लोग ये कर क्या रहे हो? उसने बोला भाई हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तो बोला तुम कर क्या रहे हो? ये तो एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा है, ये कौन सा काम हुआ? बोले भाई हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो और हमें डिस्टर्ब मत करो। तो उसने बोला कि इसका फायदा क्या है? उसने बोला हमें फायदा नुकसान नहीं पता, हम रोज ये काम करते हैं और हम अपना काम कर रहे हैं और तुम भी अपना काम करो। उसने बोला मिट्टी खोद के भर रहे हो, कुछ इसका कोई रिजल्ट थोड़ी निकल रहा है। बोले भाई हमने तुम्हें कितनी बार बताया हम अपना काम कर रहे हैं, और सुनो मेरा काम है गड्ढा खोदना, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, उसका काम है गड्ढे को भरना, वो गड्ढा भर रहा है, और हमारा एक तीसरा साथी है जिसका काम होता है पेड़ लगाना, वो आज आया नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। दोस्तों इस तरह का 100% डुप्लीकेशन हमें चाहिए, हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि बाकी इंडस्ट्रीज में वो काम नहीं करता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यही काम करता है। आपके जो अपलाइन है, आपका जो मैनेजमेंट है, क्योंकि उनके पास लंबा अनुभव है, एक लंबा सिस्टम उन्होंने देखा है, बड़े सालों का तजुर्बा उनके पास है, तो जो वो बोल रहे हैं आप उसे एज इट इज फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने से हम उन प्रॉब्लम से बच जाएंगे, उस एनर्जी को खर्च करने से बच जाएंगे जो शायद फ्रूटफुल होती या नहीं होती। और मैं फिर बोलना चाहूंगा दोस्तों, हम नया पहिया सिर्फ तभी बनाते हैं जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी मैं आप लोगों से और शेयर करूंगा जो बाली सर सुनाते हैं, और एक बुक के अंदर मैंने वो पढ़ी। दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम जॉन था। एक बार जॉन को न्यूयॉर्क से बोस्टन जाना था, तो उसकी फ्लाइट थी 2 बजे की। अब वो एयरपोर्ट पे लगभग, जनरली जो लोग एयरपोर्ट फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं उन्हें पता है कि हम घंटे 2 घंटे या 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, सो दैट लास्ट मोमेंट के प्रॉब्लम्स ना हो। अब जॉन के पास बहुत सारा समय था, उसने सोचा कि क्यों ना इधर उधर घूम लिया जाए, टहल लिया जाए। तो एयरपोर्ट पे जो शॉप थी वो इधर उधर घूमने लगा। धीरे से उसे तभी सामने नजर आया कि एक वजन तोलने वाली मशीन वहां पर रखी हुई है। और क्यूरियोसिटी वाइज जॉन ने बोला कि बहुत दिन हो गए मैंने अपना वजन भी नहीं तोला, तो अभी समय है तो वजन तोलते हैं। तो जॉन गया, उसने मशीन के अंदर एक सिक्का डाला, जैसा कि हम सभी लोगों ने रेलवे स्टेशन पे वो मशीन देखी होगी जिसमें गोल 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 पहिया घूमता रहता है, तरह तरह की लाइट जल रही होती है और तरह तरह का म्यूजिक चल रहा होता है। तो जॉन भी गया, उसने एक सिक्का डाला, और सिक्का डालने के बाद जब जॉन वहां पे खड़ा हुआ तो मशीन के अंदर से आवाज आई, आपका नाम जॉन है और आपका वजन 70 किलो है, और आपको 2 बजे बॉस्टन से, न्यूयॉर्क से बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। जॉन बोला यार वजन बताना इस मशीन का काम है, ये कोई बड़ा अजूबा नहीं है, लेकिन इसे मेरा नाम कैसे पता, और इसे कैसे पता कि मुझे बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है? वो परेशान हो गया, टेंशन में आ गया, उसे लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे साथ कोई कुछ गेम कर रहा है। वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद उसने अपने हुलिये को थोड़ा सा चेंज किया और बाल का हेयर स्टाइल चेंज किया, चश्मा लगाया, टोपी लगाई, और वापस आकर के उसने उस मशीन में फिर से एक सिक्का डाला। और सिक्का डालने के बाद अंदर से आवाज आई, आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन अभी भी 70 किलो है, और आपकी 2 बजे की फ्लाइट है जो बोस्टन जाएगी। अब जॉन बिल्कुल हैरान, परेशान, टेंशन में आ गया। उसने बोले यार मेरा वजन बताना इसका काम है और वो मेरे को समझ में भी आ रहा है,
लेकिन इसे मेरा नाम कैसे पता और इसको मेरी फ्लाइट के बारे में कैसे पता। अब जॉन का दिमाग कहाँ लग गया, उस मशीन को गलत साबित करने पे लग गया। अब उसके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज आ रहे थे। वो अंदर वॉशरूम में गया, उसने अपने सारे बैग खोले, कपड़े चेंज करे, शेविंग करी, जो उसकी दाढ़ी थी वो हटा दी, और अलग अलग मेकअप तरह से उसने चेंज करके अब वो बिल्कुल अपने आप को भी पहचानने में नहीं आ रहा था। अब वो गया मशीन को, बोला देखता हूं कैसे ये अब इस बार कैसे सही बताती है। इस बार जॉन ने सिक्का डाला, मशीन के अंदर से आवाज आई, आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन अभी भी 70 किलो है, बट जो फ्लाइट आप 2 बजे पकड़ने वाले थे वो जा चुकी है। तो दोस्तों कई बार हम ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, नए सिस्टम को क्रिएट करने के चक्कर में अपनी उस सफलता को डिले डाउन कर देते हैं जो हमें बहुत आसानी से और जल्दी मिल सकती थी। तो दोस्तों कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करना है, आप बैठिए अपने अपलाइन के साथ। ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ हमेशा ज्यादातर करके होती है जो लोग कहीं से पहले अनुभव प्राप्त करके आए, किसी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उनके पास एक अनुभव होता है, तजुर्बा होता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें, खास करके जब आप वेस्टीज को ज्वाइन करें, तो आप बैठिए अपने अपलाइन के साथ, काउंसलिंग करिए और उनसे पूछिए कि सर यहाँ पे काम कैसे होता है। क्योंकि हमारी पास्ट कंपनी में कंपनी की अलग एक पॉलिसी थी, कंपनी का प्लान था, कंपनी की स्ट्रेटेजी थी, प्रोडक्ट लाइन थी। तो जो स्ट्रेटेजी वहां थी, जरूरी नहीं है वो स्ट्रेटेजी यहां भी काम करे। तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के सबसे पहले अनलर्न कीजिए उन सारी चीजों को, पहले भुलाइए पास्ट एक्सपीरियंसेस को, और उसके बाद एज इट इज फॉलो कर लीजिए जो वेस्टीज का सिस्टम है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वेस्टीज में सफल है तो वो वेस्टीज के सिस्टम्स को फॉलो करके सफल है। दोस्तों बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर्स वेस्टीज में जब आते हैं और जब अपने तरीके से काम करते हैं 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने और 1 साल, और वो जब इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों क्रिएटिंग अ न्यू सिस्टम का। लोग अपने आप को जीरो नहीं कर पाते हैं इस सिस्टम के हिसाब से। तो बेहद जरूरी है अपने अपलाइन के साथ बैठिए, काउंसलिंग कीजिए, सिस्टम समझिए और उसे फॉलो कीजिए और 100% डुप्लीकेशन में आ जाइए। हमें 100% डुप्लीकेशन में रहना है अगले 3 साल, और 3 साल के बाद दोस्तों आपको उसकी आदत हो जाएगी, फिर आप सिस्टम का एक पार्ट बन जाएंगे। मैंने जनरली जब मैंने सुबह सो के उठना शुरू किया तो मुझे बड़ी दिक्कत आई शुरुआत में, लेकिन जब रेगुलर में उठता रहा तो अब 3 बजे अपने आप मेरी आंख खुल जाती है और ऑटोमेटिक मोड में सारी चीजें चलती हैं। तो दोस्तों सिस्टम को पहले कुछ समय फॉलो करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब आप इस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिक सिस्टम के हिसाब से होने लगती हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे दोस्तों। ये थी हमारी गलती नंबर 1 जो हमें बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है, बहुत खास ख्याल रखना है। गलती नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गलती नंबर 2 जो ज्यादातर लोग इस बिजनेस में करते हैं वो होता है शॉर्ट टर्म एटीट्यूड। दोस्तों इस बिजनेस में चूंकि शुरुआत में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आप जनरली देखिएगा कि कोई जैसे जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत पैसा लगा करके शोरूम खोलते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके जब कोई बिजनेस चालू करते हैं तो शुरुआत में वो बहुत अटेंटिव होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे चैलेंजेस आते हैं तो भी वो उस बिजनेस को नहीं छोड़ते क्योंकि उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में हो चुका है। अब चूंकि वेस्टीज बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, हम किसी के कहने से 1000-2000 रुपए के प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो जैसी कोई दिक्कत आती है दोस्तों हम इस बिजनेस को तुरंत छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री होती है, ठीक उसी तरीके से हम अपने नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और मैंने जनरली देखा है जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जो छोटे समय का रवैया रखते हैं, वो लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते, और उसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि शॉर्ट टर्म एटीट्यूड उन लोगों का होता है। एक स्टोरी के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक लड़के की जॉब लगी अमेरिका में तो इंडिया से वो यूएसए गया, अमेरिका गया, और वहां उसके पिताजी ने रेगुलर बेसिस पे उसके संपर्क में रहते थे, बेटा अमेरिका में क्या होता है, कैसे होता है, वहां की सड़कें कैसी हैं, वहां का समाज कैसा है। वो रेगुलर बेसिस पे अपने बेटे से पूछते थे, बड़े इनोवेटिव टाइप से वो सारी चीजों को एक्सप्लोर किया करते थे। तो कुछ समय बाद उन्हें पता लगा कहीं से न्यूज़पेपर में से कि अमेरिका में एक ऐसी दवाई बनाई गई है जिसे खाकर के लोग जल्दी से यंग हो सकते हैं, जल्दी से जवान हो सकते हैं। अब उनके जो लड़के के पिताजी थे उनके दिमाग में बड़ी क्यूरियोसिटी जागी और उन्होंने बेटे को फोन करके बोला कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, अमेरिका में कोई दवाई खोज की गई है जिसको यूज करके हम जवान हो सकते हैं फिर से। तो बेटे ने बोला पापा मेरे को इसके बारे में पता नहीं है। तो उन्होंने बोला पता लगाओ बेटा, और अगर ऐसा है तो मुझे वो दवाई चाहिए क्योंकि मैं भी दोबारा से यंग होना चाहता हूँ। अब बेटे ने रिसर्च करा, गूगल किया, सब कुछ पता किया, तो उसे पता लगा कि हाँ ऐसी एक दवाई है जिसे खा के यंग हुआ जा सकता है। तो उसने फोन पे अगले दिन अपने पिताजी को बताया कि पापा ऐसा है, वो दवाई है, और जब मैं 2 महीने बाद इंडिया आऊंगा तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा।
अब वो जो पिता थे वो इतने क्यूरियोसिटी से भर गए, बोले नहीं बेटा जब तू आएगा आता रहेगा, लेकिन तू मेरे को अभी वो दवाई खरीद और कोरियर से भेज। बेटा बोला पापा मैं 2 महीने बाद आ ही रहा हूँ, क्यों भेजना? बोला नहीं मुझे अभी चाहिए। अब वो लड़के ने कहा ठीक है, उसने दवाई खरीदी और अपने पिताजी को कोरियर से भेज दी। अब कोरियर से भेजने के बाद जैसा कि उसे इंडिया आना था, 2 महीने बाद जब वो इंडिया पहुंचा तो वो देखता क्या है कि जैसे ही वो घर में घुसा, उसकी माँ एक बच्चे को गोद में खिला रही है। और ये देख के उसे बड़ा झटका लगा, बोले माँ इस उम्र में ये उम्र तो तेरी पोते खिलाने की थी, मेरी शादी कराने की थी, और इस उम्र में तुमने ये क्या कर दिया? तो माँ बड़ी घबराई, बोले ना बेटा ना, जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ये तो प्रॉब्लम क्या हुई, तूने जो दवाई भेजी थी, तेरे पापा को इतनी जल्दी मच रही थी जवान होने की कि जो दवाई तूने भेजी थी वो सारी डब्बी की डब्बी पहले ही दिन खा गए, और वो तेरे पापा से पप्पू बन गए और अब मेरी गोद में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, अगर हम शॉर्ट टर्म एटीट्यूड रखते हैं, छोटे समय का रवैया रखते हैं, तो हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में पापा से पप्पू बन जाते हैं, और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों ये बहुत लॉन्ग टर्म एटीट्यूड का बिजनेस है। अगर आप इस स्टोरी को समझ जाएंगे, इस थीम को समझ जाएंगे, तो दोस्तों आप आज से अपने मोहल्ले पड़ोस के उन बच्चों को चॉकलेट देना शुरू कर देंगे जो बच्चे आज आपके पड़ोस में खेल रहे हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी तो 18 साल के होंगे, और जब वो 18 साल के होंगे तो वो आपकी नई फ्रंट लाइन बनेंगे। दोस्तों आज सिद्धार्थ जी जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा महीने की इनकम है, अभी पीछे उनका चेक सोशल मीडिया पे घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उस 1 करोड़ रुपए के चेक के पीछे उनका 20 साल का अनुभव है जो उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग का है। आज हम सबके मेंटर विवेक सक्सेना जी जो 40 लाख रुपया महीना या उससे ज्यादा कमाते हैं, उस सबके पीछे कहीं ना कहीं अनुभव है 20 साल का, जो उन्होंने सीखा है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। आज शिवराज जी हैं जिनके पास कितने लंबे समय का अनुभव है, लगभग 20 साल के आसपास उनके भी तजुर्बा हो गया है। इस एक्सपीरियंस के आधार पे दोस्तों वो इनकम ले रहे हैं। और मुझे कई बार थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं जो वेस्टीज बिजनेस को करना शुरू करते हैं और दूसरे या तीसरे महीने हताश होकर बैठ जाते हैं, अरे सर ये तो चलता ही नहीं है, इसमें इनकम ही नहीं आती। तो मैं सोचता हूँ यार इतना बड़ा अनुभव चाहिए होता है इतनी सारी चीजें सीखने के लिए, और लोग 2-2 महीने में 3-3 महीने में गिव अप कर देते हैं। दोस्तों ये गलती ज्यादातर लोगों से होती है। एक लंबे समय का रवैया हमें यहाँ पे अपनाना होगा, और दूसरा इसका एक सोल्यूशन है कि हमें व्यापारी के तरह सोचना है और बड़े अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको, विजन को बड़ा करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के फैक्ट्स, उसका फ्यूचर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो को बार बार देखिए। जो भी बुक्स आपको, पॉजिटिव लिटरेचर आपको मिले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उसे पढ़िए। दोस्तों जिस तरीके से एक शोरूम को खोलने में लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में अपने नेटवर्क को बनाने में समय लगता है। इट विल टेक सम टाइम, और शायद ये आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी चाहे, आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करना होगा सीखने के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, टूल्स के ऊपर। लेकिन जब वो करेंगे तो आप एक बिजनेसमैन की सोच रखें, और एक बिजनेसमैन कितना हम्बल होता है वो हम सभी लोग जानते हैं। बाली सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि आप अपने शहर की सबसे प्राइम लोकेशन वाली जगह पे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली रहता है, तो दिल्ली में आप शोरूम में जाइए, किसी कनॉट प्लेस के किसी शोरूम में जाइए शर्ट लेने के लिए। अब जो आदमी कनॉट प्लेस में शोरूम चला रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कभी भी आप ऐसे लोगों को शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं देखेंगे। आप बोलिए उनको, एक्टिविटी कर, बाली सर ने बताई थी कि आप ऐसी किसी दुकान में जाइए और उसको पूछिए कि मुझे एक ऐसी शर्ट चाहिए जो इधर से लाल हो, इधर से हरी हो, कॉलर उसके पीले हो, और उसके बटन में टू 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 करके लाइट जलती हो। अगर आप ऐसी शर्ट मांगेंगे तो क्या दुकानदार आपको धमका के भगा देगा? नहीं, वो आपको प्यार से बोलेगा सर इस तरह की शर्ट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको और बहुत सारे डिजाइन दिखाता हूं। दोस्तों अगर हम धंधा करेंगे तो हमें हम्बल होना होगा और लॉन्ग टर्म एटीट्यूड रखना होगा, हमें अपने सपनों की तरफ कमिटेड रहना होगा। दोस्तों ये वो रीजन है जिससे हम अपने शॉर्ट टर्म एटीट्यूड को लॉन्ग टर्म एटीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में और खास करके वेस्टीज में अभी जितने लोग जल्दी से शुरू किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए इस मीटिंग में एड ऑन हो गए हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की अभी शुरुआत करी है। दोस्तों ये बहुत लंबी गेम है। आपने वो पिक्चर देखी होगी जीतन राम मांझी वाली, जिसमें वो पेड़ पहाड़ को काट के सड़क बना देता है। दोस्तों एक वर्ड आप याद रखना, यहाँ पे बहुत फिट बैठता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। एक नाजुक सी रस्सी भी पत्थर को काट देती है अगर वो लगातार 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 एफर्ट करती है। दोस्तों पानी की बूंद का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन अगर वही पानी की बूंद हर एक सेकंड में गिरे तो बड़े बड़े पत्थरों के अंदर छेद कर देती है। हम ह्यूमन बींग्स का हम लोग एक फिनोमिना पे काम करते हैं। हम जब भी किसी काम को लगातार करते हैं तो हम उसमें निपुण हो जाते हैं। आप
देखिए कई बार जैसे जनरली में कुछ चीजें आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करना। जैसे एक ढाबे पे हम लोग खाना खाने गए थे, तो वहां जो बर्तन धोने वाला आदमी था, वो बर्तन धोने के बाद प्लेट्स को इस तरीके से फेंकता था कि वो अपनी जगह जाके गिरती थी। ग्लास को, वो कांच के गिलास को इतनी दूर से सरका देता था कि गिलास एग्जैक्टली वहां जाके रुकता था। एक देखिए दूध गर्म करने वाले को, वो कितने ऊंचाई से सब कुछ काम करता है। आप देखिए जो प्याज काटते हो, मतलब आप किसी भी काम को अगर करना शुरू कर देंगे तो धीरे 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 आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो आप अपने आप को समय दीजिए और एक बिजनेसमैन का रवैया रखिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, प्रोडक्ट मंगवाए और प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए किसी ने बिलिंग कराई और पैसे नहीं आए तो इसी बात से परेशान हो जाते हैं, हाय मेरे तो 700 रुपए घुस गए, ये कैसा बिजनेस है। जब वो किसी मीटिंग्स और सेमिनार में जाते हैं और 3 लोगों के टिकट ले लेते हैं और 2 लोगों के टिकट वापस उनके पैसे नहीं मिलते तो लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी चीजों से बाहर आकर के हमें इस बिजनेस में लंबे समय का रवैया रखना है, शॉर्ट टर्म एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रखना है। और कभी भी महीने 2 महीने में अपनी काबिलियत को चेक ना करें, साल 2 साल दीजिए, काम कीजिए, एफर्ट कीजिए। क्योंकि जब तक आप साल 2 साल तक काम नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। और अगर साल 2 साल काम करने के बाद भी परफेक्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक मेंटर की जरूरत होती है। इसलिए एक सही मेंटर का चुनाव जरूर करें। अगली स्लाइड के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि मिस्टेक नंबर 3 है। खालिद भाई, मिस्टेक नंबर 3, ब्लेमिंग योरसेल्फ। ये 2 स्लाइड जब भी आप ये ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो ये 3 नंबर और 4 नंबर एक जैसी लगती हैं, राइट। बट इसमें एक बड़ा अंतर ये है कि बिजनेस शुरू करने से पहले, किसी भी काम को शुरू करने से पहले कुछ लोग अपने आप को दोषी ठहराते हैं। दोषी ठहराते मतलब उन्हें लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूं। दोस्तों, हम एक ऐसे समाज का प्रोडक्ट है जहां ब्लेम ही ब्लेम किया जाता है बचपन से। हम सभी लोगों के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई चैलेंज होता है। जैसे कोई बहुत लंबा है तो उसे उसके नाम से नहीं बुलाया जाता, उसको लंबू बुलाया जाता है। कोई व्यक्ति यदि बात करने में थोड़ा सा हकलाता है तो उसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि तू तो ये है, तू ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, कोई अगर व्यक्ति थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमजोर है तो लोग उसे डिसएम्पावर करते हैं, तू तो कमजोर है। हम हमारे आसपास देखिए इस तरह के जो लोग हैं वो भरे पड़े हैं, जो हमें बचपन से कोसते आए हैं कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है। और वो कोसने की जो समस्या है वो आज हमारे अंतर्मन में इस तरीके से घर कर गई है कि हम अपने आप को इनकैपेबल मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, ये एटीट्यूड सही नहीं है। और बाली सर ने अपने स्टोरी के बारे में बताया है, जब वो ट्रेनिंग आप अटेंड करेंगे उसमें बाली सर ने बताया कि 9 साल की उम्र में, सॉरी 9th क्लास में जब वो थे तो उनकी जो हाइट थी वो 6 फीट थी। 9th क्लास में हमारे जो बाली सर हैं वो 6 फीट के थे और सभी लोग उन्हें लंबू बोला करते थे। कोई कुतुब मीनार बोलता था, कोई ऊंट बोलता था। बाली सर का कहना है कि मैं अपना ओरिजिनल नाम ही भूल गया। मतलब जब कोई मुझे गौतम बुलाता मुझे याद ही नहीं आता, जब कोई मुझे लंबू बोलता था तो मुझे इमीडिएट मेरी अटेंशन आ जाती थी। और जब वो स्कूल में खेला करते थे तो उनकी कोहनी बच्चों के सर पे लगती थी, इसलिए बाली सर की बॉडी लैंग्वेज झुकी झुकी हो गई। उन्होंने अपने आप को सिकोड़ के रखना शुरू कर दिया था और एक इंफीरियरिटी उनके दिमाग में आ गई कि मैं बहुत ज्यादा लंबा हूं। वो अपने साथ के बच्चों के साथ इसलिए नहीं खेलते थे क्योंकि बहुत लंबे थे, और कॉलेज के लोगों के साथ इसलिए नहीं बैठते थे क्योंकि वो कॉलेज के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे कि तुम अभी बच्चे हो। वो कहते हैं कि मैं इतना कंफ्यूज था, घर वालों ने यहां तक बोल दिया कि तुम रोज रात को सोते हो और सुबह 1 इंच लंबे हो जाते हो, ना हम तुम्हारे लिए कपड़े सिलवा सकते, ना हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते, तो यही ड्रेस है, इसी में गुजारा चलाओ। बोले मेरी पैंट भी ऊंची ऊंची रहा करती थी। और इस सब ने, बाली सर ने बताया कि उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जगा दिया और उन्हें लगने लगा कि मैं इस जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी एक टीचर आए, उन्होंने एक एस्से लिखवाया और बाली सर ने वो एस्से लिखा। और एस्से पढ़ने के बाद में बाली सर को उन्होंने, उस टीचर ने अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने बोला कि गौतम, तुम्हारे सोचने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और अगली बार जो हमारा स्कूल का जो कंपटीशन होगा, जो डिस्कशन वाला कंपटीशन होगा, उसमें हमारे स्कूल से तुम जाओगे। बाली सर ने बोला सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। उन्होंने बोला नहीं, मैंने तुम्हारा एस्से पढ़ा है, तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत शानदार है। दोस्तों, ये एक सोच होती है मेंटर की। हमें जब भी हम इस तरह की गिल्ट में फंसे तो हमें एक मेंटर जरूर रखना चाहिए अपने साथ। दोस्तों, बाली सर ने उसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी करी और जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पे जा रहे थे, सभी लोग अपना प्रेजेंटेशन दे चुके थे और बाली सर जब स्टेज पे चढ़े तो उन्हें डर लग रहा था कि लोग मजाक उड़ा रहे होंगे। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जब हम प्लान दिखाने जा रहे होते हैं तो हम डर रहे होते हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा।
बाली सर जब स्टेज के ऊपर गए, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, लेकिन प्रेजेंटेशन वो कमर झुका के, आंख झुका के दे रहे थे, क्योंकि वो उन लोगों को फेस नहीं कर पा रहे थे। और जब बाली सर ने बोलना शुरू किया, उन्होंने बोला कि इन्होंने इसके फेवर में बोला, इसके अपोजिशन में बोला, मेरा मानना यह है कि ये यहाँ पे गलत है, ये वहां पे सही है। और जब उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर बात करना शुरू किया, तो उस हॉल के अंदर बिल्कुल शांति थी। बाली सर को लगा कि शायद मुझे कोई सुन ही नहीं रहा है, लेकिन जब उन्होंने आंख उठा के देखा, तो उन्होंने पाया कि हर आदमी उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा है। और एक आदमी ने खड़े होकर बोला, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। और दोस्तों, उस दिन बाली सर सच में खड़े हुए और पूरा सीना निकाल के उस दिन वो खड़े हुए, और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। जब तक बाली सर अपने मन में अपने बारे में गिल्ट रखते थे, लोग उनके बारे में गलत सोच रखते थे। लेकिन जिस दिन बाली सर खड़े हो गए, उन्होंने अपने अंदर आत्मविश्वास जगा लिया, तो लोगों ने उनके उस नजरिए की तारीफ करना शुरू कर दी। और दोस्तों, एक लाइन हमेशा याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, अपनी जिंदगी में, हमारे आजू बाजू दो तरह के ही लोग होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो आज नहीं तो कल नेगेटिव ही बोलेगा। और पॉजिटिव इंसान को आपकी खूबियों से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके ऊपर भरोसा करता है और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अच्छाई ढूंढ लेगा। तो कभी भी किसी सामने वाले की बात से अपने अंदर गिल्ट मत लेके आना। और एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, अपने अंदर जब भी गिल्ट महसूस हो, देखिए इंसान से गलतियां होती हैं, हर आदमी से गलती होती है, हम सभी लोगों से गलती होती है। अगर हमसे गलतियां हो रही हैं तो पहले खुश हो जाइए दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑन राइट ट्रैक। बट गलती होने के बाद कुछ लोग गिल्ट में चले जाते हैं। मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, आपके बॉस से झगड़ा हो गया, किसी रिलेटिव से झगड़ा हो गया, और गिल्ट अंदर ही अंदर पालना शुरू कर देते हैं। कभी भी गिल्ट को अपने अंदर नहीं रखना है दोस्तों। कभी भी कोई गलती हो जाए, तो जो जिसके ऊपर उस गलती का इंपैक्ट पड़ा है, सबसे पहले आप उसे सॉरी बोलिए, और दिल से सॉरी बोलिए, इंटेंशनली सॉरी बोलिए, और उसके बाद अपने आप को माफ कर दीजिए और बोलिए कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, गलती हो गई, आगे से मैं इस गलती को कभी नहीं दोहराऊंगा। दोस्तों, इस एटीट्यूड के साथ अगर आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार, और अगर कोई व्यक्ति आपका मजाक उड़ाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाली सर ने भी इसी तरीके से फंबल किया था, सिद्धार्थ जी भी इसी तरह से फंबल हुए होंगे, और विवेक सक्सेना जी ने भी इसी तरीके से सीखा है। तो आप और मैं भी इसी तरीके से सीखेंगे। एंड नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सभी लोग परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो घबराने का नहीं। अगर कोई आदमी को आपका प्लान पसंद नहीं आया, डोंट वरी, टेक हौसला, आगे बढ़िए, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में, पहले 1 साल 2 साल तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और एक सलाहकार जरूर चुने, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में कोई ना कोई ऐसा मेंटर आपको मिल जाएगा जो आपको सही सलाह देगा। लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि यहाँ पे दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं। दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट इस तरीके से अलाइन है कि वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो एक सही गुरु जिसे आप मानते हो, जिसकी बात सुनने का, मानने का आपका मन करता हो, आप एक सलाहकार जरूर चुनिए। और दोस्तों, हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। भगवान राम, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, जब वो मानव समाज, जब उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग का जन्म लिया, उन्हें भी एक मेंटर की जरूरत पड़ी। दोस्तों, आप कभी मौका लगे रामायण देखिएगा। जब लंका से श्री राम वापस आए थे, तो तरह तरह के कटाक्ष लोग सीता मैया के ऊपर करते थे, और बार बार परीक्षाएं देते देते वो थक गई। लास्ट में जब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए बोला गया, तो सीता माँ ने बोला कि इस बार अगर मैं सही हूं तो धरती माँ मुझे अपने अंदर समाहित कर ले। और दोस्तों, बिजली कड़की, और चूंकि सीता माँ बिल्कुल पवित्र थी, तो वो धरती के अंदर समा गई। और इस पूरे सिस्टम को देखते हुए भगवान राम को जिंदगी में पहली बार गुस्सा आया। दोस्तों, भगवान राम को एक आइडियल ह्यूमन बीइंग माना जाता है कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, वो वैसे थे। लेकिन इस घटनाक्रम से उन्हें भी गुस्सा आया, और जब भगवान राम को गुस्सा आया तो उन्होंने धरती माँ को बोला कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, मैं आकाश पाताल धरती लोक सब एक कर दूंगा अगर तुमने मेरी सीता को नहीं लौटाया। दोस्त, उस समय जिस समय उन्हें गुस्सा आया, तो उस समय साक्षात भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, और उन्होंने बोला कि भगवान राम, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप साक्षात विष्णु का अवतार हो, आप तो सिर्फ यहाँ लोगों को गाइडेंस देने आए हो, और आप ही गुस्सा कर रहे हो। सीता मैया को जहां जाना था वो वहां पहुंच गई है, कुछ समय बाद आप भी वहां पहुंचेंगे, आप नाराज क्यों हो रहे हो? दोस्तों, ब्रह्मा ने राम को शांत किया। तो भगवान भी अगर इंसान के रूप में आते हैं तो उनसे भी गलती होने की संभावना है। आपकी और मेरी तो औकात क्या है? तो गलतियां हम सबसे होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन गलतियों से गिल्ट नहीं रखना है,
आगे बढ़ना है, हर गलती को सीखने का एक प्रोसेस समझना है, और एक सलाहकार जरूर चुनें। आपके पास एक मेंटर जरूर होना चाहिए जो सही समय पर आपको बताता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्योंकि अपने अंदर की कमियां दोस्तों किसी को नजर नहीं आती हैं, हमारी गलतियां सामने वाले को ही नजर में आती हैं। तो लिसनिंग के लिए तैयार रहें, सुनने के लिए तैयार रहें। आपका जो मेंटर है उसका उद्देश्य आपके अंदर कमियां निकालना नहीं है, उन कमियों को हटा करके एक सफल इंसान बनाना उनका उद्देश्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं गलती नंबर 4 की तरफ। ये वो गलती है जो कुछ समय काम करने के बाद हो जाती है। फीलिंग डिप्रेस्ड आफ्टर गेटिंग फेलियर। मैं फिर बोलूंगा, ये ह्यूमन ब्रेन है, ये इसी तरीके से साइकोलॉजी पे काम करता है। फियर ऑफ फेलियर और इस तरह की चीजें हम आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों जब हम सफलता को स्वीकार करते हैं तो असफलता को स्वीकार करने में क्यों दिक्कत आती है? कभी भी जब भी हम काम करें तो चैलेंजेस आएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपके साथ ही आपके साथ ही आपका मजाक बनाएंगे, जब आप प्लान दिखाएंगे ज्वाइनिंग्स नहीं होंगी, कई बार होगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समय में दोस्तों जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है अपने कॉन्फिडेंस को प्रिजर्व करके रखना। कभी भी असफलता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। मैं आपको एक मजे की बात बता दूं दोस्तों, लोग तो सिद्धार्थ जी के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं, लोग तो विवेक सक्सेना जी के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं, और लोग तो बाली सर के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं। तो क्या उन लोगों की बातें सुन करके हमें काम करना बंद कर देना चाहिए? दोस्तों लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, हमें उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है। और एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिस दिन आप इस एटीट्यूड को अंदर से निकाल देते हो, आप बहुत पावरफुल और अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। दोस्तों हमें साहसी बनना है और सफलता के साथ साथ असफलता को भी स्वीकार करना है। सफलता को एंजॉय करेंगे और असफलताओं से सीखेंगे कि आगे मुझे कौन सी गलती नहीं करनी है। और एक फॉर्मूला जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे, 3SW and 1N, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, सो व्हाट, तो क्या, आगे बढ़िए, अगले आदमी को प्लान दिखाइए। दोस्तों पहले कुछ समय में इस बिजनेस को करते समय हमें रिजल्ट्स के ऊपर फोकस ना करके प्रोसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम ये ना देखें कि कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, हमें ये देखना है कि मैं प्रेजेंटेशन में क्या क्या और इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, मैं कार्यशैली में और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। दोस्तों जब आप कार्यशैली के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो आपके रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज होने शुरू हो जाएंगे। मैं उसेन बोल्ट के बारे में पढ़ रहा था, जो कि इस दुनिया के सबसे सफलतम धावक कहलाते हैं। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड्स को कई बार ब्रेक किया है। मैं उनके ट्रेनिंग सेशन का एक वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो में उन्होंने एक बात बोली कि दोस्तों जिस दिन हम अपने प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं और प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें फाइनल रेस में हराने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। और दोस्त अपने ही स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना सीख लीजिए, आपको कभी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो कभी भी असफलता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। बी कॉन्फिडेंट एंड बी साहसी बनिए, और सफलता और असफलता को सहज रूप से एक्सेप्ट कीजिए। और चिंता मत कीजिए, कोई करेगा कोई नहीं करेगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लोगों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों थोक के रेट में इस कंट्री में लोग हैं, बहुत लोग हैं। अगर हमें प्लान दिखाना आ जाए, सिस्टम को सीखना आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कहीं भी इस बिजनेस में पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक किताब आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, रेकमेंड करना चाहूंगा। एक किताब है जो सभी लोगों को पढ़नी चाहिए शुरुआत में, वो है सवाल ही जवाब है। दोस्तों सवाल ही जवाब है किताब को पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, एवरेज को सुधारना क्या होता है, हमें लिस्टिंग कैसे करनी है। अगर उस किताब को आप पढ़ गए और उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो फिर ये छोटी मोटी जो असफलताएं ये कभी आपको परेशान नहीं करेंगी। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल चीज है। बहुत सारे बड़े बड़े सफल लोग सिर्फ गलती नंबर 4 की वजह से असफल होकर के इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 5, नो पर्सनल सेल, बिक्री नहीं करना। अक्सर जब हम इस बिजनेस में लोगों से बात करते हैं तो लोगों का एक रिव्यू होता है कि भाई मैं सब कुछ कर लूंगा लेकिन मैं सेल्समैन नहीं बन सकता, मैं घर घर जाकर के साबुन, चाय की पत्ती और शैम्पू नहीं बेच सकता। दोस्तों पहली चीज तो हम सीख चुके हैं 17 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल्स, जिसमें हमें बताया गया था कि अमीर लोग अपनी सेवाएं और अपने उत्पाद को प्रमोट करने से नहीं घबराते, वो हमेशा तैयार रहते हैं उनके बारे में बताने के लिए। और गरीब लोग हमेशा हेजिटेट करते हैं अपने प्रोडक्ट और अपने उत्पाद लोगों तक पहुंचाने में।
और यहाँ 1000 लोग तो लाइव है, यूट्यूब के ऊपर कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये 1000 से ज्यादा लोग अब 17 अमीर लोगों की आदतों को अपना चुके हैं, और वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट्स और अपने बिजनेस को प्रमोट करने में। दोस्तों शुरू के 6 महीने या 1 साल बहुत जरूरी होता है रिटेलिंग करना। रिटेलिंग के 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि रिटेलिंग आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। दोस्तों जब आप अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट किसी को रिटेल करते हैं और उससे जब पॉजिटिव रिव्यू सुनने को मिलते हैं, तो उसका तो पता नहीं, लेकिन हमारा भरोसा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने एक व्यक्ति को फ्लैक्स ऑयल दिया था और उसको ब्लॉकेट बताई गई थी, उसका एक ऑपरेशन, छोटा से स्टंट डाले गए थे और उसके बाद उसका एक ऑपरेशन होना था, 6 महीने बाद मेजर ऑपरेशन होना था। मैंने उसको फ्लैक्स ऑयल दिया और फ्लैक्स ऑयल खाने के बाद में उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और जब उन्होंने फोन करके मुझे ये बात बताई, दोस्तों मेरा भरोसा कितने गुना मल्टीप्लाई हो गया मैं आपको अंदाजा बता नहीं सकता। और दूसरा साथ ही साथ ये बहुत मदद करता है उन लोगों की जो शुरुआत में जिनके पास पैसे की कमी है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभाव में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, जिनके पास शुरू में उतनी पूंजी नहीं है कि वो अपने डे टू डे बेसिस की वर्किंग कर सके, लोगों से मिलने के लिए जा सके। तो दोस्तों रिटेलिंग एक ऐसी चीज है जो हमारी बहुत मदद करती है उस रोटेशन के लिए। हम एक बहुत शानदार लीडर है लोकेश सेठी जी, हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। वो बहुत स्ट्रगल में उन्होंने शुरुआत में बिजनेस किया था और वो बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतने पैसे हुआ करते थे। उन्होंने राजस्थान में बहुत सारी वर्किंग करी थी और वो बताते हैं अपने मीटिंग्स में कि कई बार ऐसा होता था कि उनके पास सिर्फ इतने पैसे होते थे कि वो बस का जाने का टिकट खरीद सके, और वो अपने साथ बहुत सारे वेस्टीज के प्रोडक्ट लेके जाया करते थे। और उनके सामने कंडीशन ये थी कि अगर वो प्रोडक्ट रिटेल करेंगे तो उससे आने वाले पैसे से ही वो वापस घर जा सकते हैं। दोस्तों ऊपर वाले का थैंक यू बोलिए अगर आपको इस तरह की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आज की डेट में बहुत बड़े अभाव में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो उनकी बहुत मदद करती है रिटेलिंग। और साथ ही साथ ये पैसे से सपोर्ट तो करता ही करता है, साथ ही साथ ये हमारे भरोसे को भी कई गुना बढ़ा देता है। दोस्त इस बिजनेस में ना तो हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना नेटवर्क बना रहे हैं, हम सिर्फ एक फेथ ट्रांसफर कर रहे हैं लोगों के अंदर कि ये प्रोडक्ट और ये कंपनी हमारे परिवार की और हमारी सेहत को अच्छी करेगी और हमारे आने वाले समय में हमें फाइनेंशियली फ्री बनाएगी। ये भरोसा हम जितना मजबूत तरीके से रखेंगे उतना ही मजबूत हम ट्रांसफर कर पाएंगे। आप देखिए शुरुआत में नए लोगों के साथ जो दिक्कत आती है वो दिक्कत सिर्फ यही होती है कि उन्हें भरोसा नहीं होता। वो समय समय पे एक सवाल पूछते हैं, सर क्या मैं सफल हो पाऊंगा इस कंपनी में? सर क्या ये कंपनी इतने लंबे से तक चलेगी? सर सही बताओ क्या इतने चेक आते हैं? दोस्तों इस तरह के भरोसे के साथ अगर आप काम करेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं आप इस बिजनेस में जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हमें रिटेलिंग करनी है इसलिए जिससे कि हमारा भरोसा मजबूत हो, और साथ ही साथ जिन साथियों के पास आज पैसे नहीं है वो फाइनेंशियली भी मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों बाली सर ने जब इस वीडियो को बनाया था तो उसमें मिश्रा जी के बारे में बताया, मिश्रा जी ने कैसे शुरुआत में लखनऊ और कानपुर में बिजनेस बिल्ड किया और स्पिरुलिना और ग्लूकोजामाइन बेच बेच करके वो लखनऊ और कानपुर की ट्रैवलिंग किया करते थे। दोस्तों बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आज लोग सफल हैं, उन्होंने इसी तरीके से बेच बेच करके प्रोडक्ट को बेच करके अपनी बिजनेस की जर्नी आगे प्रोसेस करी। और मैं अगर बोलूं तो शुरुआत में हमारे साथ भी यही चैलेंज था, पैसे नहीं थे, प्रोडक्ट रिटेल करते थे और आज उसका नतीजा है आज की डेट में मेरे पास कम से कम आज भी अलाइव 100 से 150 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो हमारे घर से प्रोडक्ट लेके जाते हैं या मेरे से रेगुलर प्रोडक्ट मंगवाते हैं। दोस्तों एक लेडी है जो गाजियाबाद में है और वो डायबिटिक है और वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती, वो मुझसे आज भी प्रोडक्ट मंगाती हैं। डिटॉक्स फुट पैच, ग्लूको हेल्थ, नीम ऑयल कैप्सूल और एक फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल। उनका फोन आ जाता है मेरे पास कि बेटा मेरी दवाई दे जाना। एक दिन मैं अपनी मर्सिडीज से जब वो प्रोडक्ट देने के लिए जाता हूं तो उनके घर के बराबर में एक आदमी बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे जिज्ञासा बस पूछा कि आपको ऐसे कितना मार्जिन आता है कि आप इतनी बड़ी गाड़ी से मैडम को प्रोडक्ट देने के लिए आते हो? मैंने कहा भाई मार्जिन नहीं आता, ये मेरा काम है, ये मर्सिडीज इस काम को करने की वजह से आई है और मैं ये हमेशा करता रहूंगा। मुझसे जो भी कोई प्रोडक्ट मंगाएगा मैं शिद्दत के साथ उसे उसके घर तक देने जाऊंगा। दोस्तों छोटा मत समझना इस काम को, आप किसी की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट को आप किसी तक पहुंचाते हैं तो आप किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं। तो मर्सिडीज से भी अगर आप ये प्रोडक्ट डिलीवर करने जाएंगे तो शर्म मत कीजिएगा। रिटेलिंग हमें लाइफ टाइम करनी है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। गलती नंबर 6 जो हम लोगों से होती है, गिविंग इंपॉर्टेंस टू ड्रीम स्टीलर्स। दोस्तों कई बार हम सपने चुराने वाले लोगों को महत्व देते हैं। एक बहुत अच्छे साथी हैं हमारे बीच में, वो बड़ा शानदार एग्जांपल देते हैं कि जब भी आप कोई काम करोगे तो 2 लोगों के पेट में सबसे पहले दर्द होता है, एक जीजा और एक फूफा। वो बड़े
अच्छे अंदाज में इस बात को व्यक्त करते हैं कि जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना शुरू करोगे, हमेशा ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जोक्स अपार्ट, थोड़ा सा माहौल को लाइटन करने के लिए मैं ऐसी बातें बोल देता हूं। तो जब भी कोई आप बड़ा काम करोगे तो ज्यादातर केसेस में जीजा और फूफा, इनको सबसे पहले टेंशन होती है। ये आपको ऐसे दिखाते हैं कि हम तुम्हारे कितने बड़े हितैषी हैं। तो हमारे जो साथी हैं, वो वेस्टीज बिजनेस जब उन्होंने शुरू किया तो अपना फोल्डर लेकर के जैसे ही घर से निकल रहे थे तो उनके जीजा जी ने बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बोला, भी मैं वेस्टीज करता हूँ और मैं वेस्टीज प्लान दिखाने जा रहा हूँ। बोले, इन सब में कुछ नहीं होता, छोड़ दो इसे। और बड़ी आई और हमने बहुत दुनिया देखी है। तो वो व्यक्ति बड़े स्टाइल से, जो उनके हाथ में फाइल फोल्डर था, उन्होंने वहीं छोड़ दिया, फेंक दिया। बोले छोड़ दिया। और जीजा जी अब एक बात बताओ, मुझे वो तरीका बताओ जिससे 5 लाख रुपए महीना कमाए जा सकते हैं। अब जीजा जी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, तोते उड़ गए उनके। बोले यार, अगर मेरे पास होता तो मैं नहीं कर रहा होता। तो उस व्यक्ति ने बड़े प्यार से और आदर सत्कार से बोला, जीजा जी आज के बाद अपना ये मुंह बंद रखना, मैं आपसे बात करूंगा 5 साल के बाद, मुझे अपना काम करने दो। राइट? तो हम ऐसे, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको इसी तरीके से लोगों को मना कर देना है। तो दोस्तों सिंपल, आपने उस घोड़े को देखा होगा, जब वो चल रहा होता है तो उसके कान के दोनों तरफ एक चीज लगा दी जाती है जिससे उसका ध्यान इधर उधर ना डिस्ट्रैक्ट हो। तो हमें इसी तरीके से अगले 2 से 3 साल किसी भी सपने चुराने वाले को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बिल्कुल भी उनकी बातें नहीं सुननी है। और एक कहावत है कि इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि गलत बात अगर दिमाग में जाएगी तो कुछ ना कुछ गंदगी फैलाएगी। जिस कान से सुनो उसी कान से वापस कर दो। और ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके आने वाले भविष्य को खराब कर देंगे। दोस्तों जब मैं पहला फॉरेन टूर करने जा रहा था, मैं पहली बार किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा था, 40,000 फीट की ऊंचाई पे जब हवाई जहाज उड़ रहा था और बादलों के ऊपर थे हम लोग, वो मेरी जिंदगी का सबसे रोमांचित पल था। बहुत मजा आ रहा था उस समय पे। और 40,000 फीट की ऊंचाई पे जब आप हवाई जहाज में बैठे होते हो, आपके हाथ में एक शानदार कॉफी होती है और आप अपनी खिड़की से नीचे बादलों को देख रहे होते हो। दोस्त उस समय मैंने एक चीज सोची कि अगर मैं सपने चुराने वालों की बात सुनता तो क्या मेरी जिंदगी में ये पल आता? बिल्कुल नहीं आता। दोस्तों आपको बिल्कुल भी उन लोगों की बात नहीं सुननी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और मैं आपको एक कहावत बोल दूं, सारे लोग अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं, उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता आपकी सफलता। तो दोस्तों अगले 2 से 3 साल हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उन लोगों को जो आपको डिमोटिवेट करते हैं या वो बोलते हैं कि भाई यहां कुछ नहीं होने वाला है। इन लोगों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गलती नंबर 7। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे बिजनेस का। दोस्तों ये गलती हम सभी से होती है और मैं सबके सामने मानता हूं ये गलती मुझसे भी हुई है। कभी भी अपने स्पॉन्सर को ना अपशब्द बोलने हैं, ना उनके बारे में अपशब्द सोचना है। दोस्तों शुरुआत में मुझसे भी ये गलती हुई और मैं सर से, विवेक सक्सेना जी से पर्सनली इस बारे में माफी भी मांग चुका हूं। कई बार कंफ्यूजन होते हैं। जैसे मुझे क्या लगता था, विवेक सर मेरा फोन नहीं उठाते, मैं उनको बहुत फोन करता हूं लेकिन वो फोन नहीं उठाते। तो मुझे अजीब अजीब सी चीजें दिमाग में आती थी। और आज जब मैं इस लेवल पे हूं, जब इतने फोन मेरे पास आते हैं, लगभग 100 से 150 फोन रोजाना आते हैं, तब मेरा भी दिमाग पक जाता है। और आज मुझे समझ में आता है कि विवेक सर मेरा फोन क्यों नहीं उठाते थे। उनके दिमाग में कोई सी इंटेंशन नहीं होती। जब आपका नेटवर्क बड़ा होता है दोस्तों, सच में आप बिजी हो जाते हैं। और बहुत सारे साथी हैं जो शिकायत करते हैं कि मैं फोन नहीं उठाता। ये सच बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आते हैं और इसके करके कई बार फोन मिस भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके प्रति कोई गलत फीलिंग है, कई बार सच में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपसे मिस हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना माने कि आपके अपलाइन आपके साथ गलत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये पार्ट है इस बिजनेस का। दोस्तों कभी भी अपने स्पॉन्सर को ना तो अपशब्द बोलने हैं, ना उनके बारे में गलत सोचना है। ये चेहरे आप देख रहे होंगे। जनरली क्या होता है, देखिए हम सभी लोग किसी ना किसी के अपलाइन है और हम सभी लोग किसी ना किसी की डाउनलाइन है। तो कोई भी चीज हमारे ऊपर उसी तरीके से लैंड करती है, हम किसी ना किसी रूप में हमेशा प्ले करते हैं। बहुत सारे साथी हैं जो अपने अपलाइन को गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों पे ब्लेम करते हैं, तुमने अगर ऐसा कर दिया होता, तुमने अगर ये कर दी, मीटिंग कर दी होती तो ये हो जाता, तुमने अगर वो कर दिया होता तो आज मैं यहां होता। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं होता। कितनी भी बड़ी न्यूज हो, आप फोन करके उनको बताओ, आप 15 मिनट उन्हें मोटिवेट करोगे, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा। दोस्तों ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं, आपका जो अपलाइन है वो ही आपका सच्चा हितैषी है। दोस्तों एक माँ और पिता की तरह आपका अपलाइन आपकी सिर्फ सफलता चाहता है, आपकी ग्रोथ चाहता है। कई बार अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहा है
तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई कारण है, वो टफ लव फिलॉसफी के तहत आपको कुछ सिखाना चाहता हो। तो दोस्तों, आपका अपलाइन का कोई भी एक्शन है, आप उसमें सिर्फ ये देखिए कि पॉजिटिव क्या हो सकता है, क्योंकि आपका अपलाइन ही इस धरती पे आपके माँ बाप के बाद अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची आपकी सफलता चाहता है, तो वो आपका अपलाइन है। दोस्तों, टफ लव फिलॉसफी के बारे में आप लोग जानते होंगे। जिराफ जब बच्चा देता है, मादा जिराफ जब बच्चा देती है, तो वो बच्चा बहुत सॉफ्ट है, बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर उसे खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि ना वो चल सकता ना भाग सकता। और मादा जिराफ को ये पता है कि अगर जल्दी से ये खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जिराफ की ताकत क्या है, जिराफ की ताकत है उसकी ऊंचाई। जिस दिन जिराफ खड़ा हो जाता है, उस दिन जिराफ बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता है। दोस्तों, मादा जिराफ का कोशिश यही रहता है कि मेरा बच्चा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खड़ा हो जाए, और जैसी बच्चा पैदा होता है वो उसे प्यार से चाटती है और लात मारती है, वो फिर प्यार से चाटती है और फिर लात मारती है। अगर दूर से कोई ये नजारा देखेगा तो उसे लगेगा कि कितनी कठोर माँ है, लेकिन दोस्त, उस माँ को पता है कि जितना जल्दी खड़ा हो जाएगा ये उतना जल्दी अनस्टॉपेबल बन जाएगा, और वो तब तक उस बच्चे में लात मारती है जब तक कि वो बच्चा खड़ा नहीं हो जाता। दोस्तों, आज अगर आपका अपलाइन आपकी मदद नहीं कर रहा है, या आपके लिए मीटिंग नहीं कर रहा है, या कोई रिसोर्स नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके आप सिर्फ इसे इस तरीके से देखिए कि वो मौका दे रहा है आपको सीखने का। और मेरे को एक ट्रेनिंग में यूएसए के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मुझे आज तक स्ट्राइक करती है और हमेशा मुझे याद रहेगी। उन्होंने एक बात बोली कि आपका जो स्पॉन्सर है, जो आपका अपलाइन है, मे बी वो बहुत शार्प और बुद्धिमान हो सकता है, और मे बी वो उतना ज्यादा शार्प और बुद्धिमान नहीं हो सकता, दोनों ही कंडीशन है। लेकिन एक पॉजिटिव आदमी इन दोनों चीजों को कैसे देखता है, अगर आपका अपलाइन शार्प है तो वो आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, और अगर आपका अपलाइन शार्प नहीं है तो दोस्तों वो आपको एक मौका दे रहा है कि आप एक समझदार और इंडिविजुअल और एक लीडर बन जाएं, जिससे आप सारी चीजों को हैंडल कर सकें। तो कभी भी किसी अपलाइन के बारे में कोई शब्द ना बोलें दोस्तों, ये उसी सिर्फ अपलाइन की वजह से, मैं तो कहता हूं सारी बात छोड़ दीजिए, अपलाइन का तो सिर्फ इतना रोल बहुत है कि उसने वेस्टीज को चुना और वेस्टीज हमें लाकर दिया। इससे बस इसी बात से, यही बात काफी अपलाइन के लिए कृतज्ञ होने के लिए। दोस्तों, आपके जो भी अपलाइन है आज उनको थैंक यू बोलिएगा कि आप उन्होंने ये बिजनेस आपको दिया, और दिल से थैंक यू बोलिएगा। लॉकडाउन की वजह से हम शायद मिल तो नहीं पा रहे एक दूसरे से, लेकिन अगर मिल पाए तो गले लग के थैंक यू बोलिएगा। और हर आदमी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहा होता है। मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग में हर अपलाइन लिमिट से आगे जाके अपनी टीम की मदद करना चाहता है, बट हर आदमी की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, तो ब्लेम ना करें, अपने अंदर इंप्रूवमेंट हमें और ज्यादा लेके आना है। जो भी अपलाइन से मिला, थैंक यू सो मच, और हमें और ज्यादा आगे बढ़ना है। दोस्तों, एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि बहुत पावरफुल स्टोरी मुझे लगती है। मैं स्टोरी थोड़ी लंबी है, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कहने की कोशिश करूंगा। एक लड़की थी, राजा की राजकुमारी थी, जो भगवान को पाने के लिए तपस्या में लीन रहती थी। वो मंदिर में जाकर बहुत गहरी तपस्या किया करती थी, और लगातार लगातार वो तपस्या करती थी, और मंदिर में आने वाले जितने लोग थे उनकी सेवा किया करती थी, उनको जल देती थी, उनको सेवा भाव से उनकी सेवा किया करती थी। इस पूरे प्रकरण को एक चोर था जो बड़े ध्यान से देख रहा था और बहुत ऑब्जर्व कर रहा था इस चीज को। कुछ दिन बाद देखने के बाद उसे एक आइडिया आया कि मैं, ये लड़की बड़ी भोली है और मैं इसे बेवकूफ बना करके इससे कुछ पैसा लूट सकता हूँ। तो उस चोर ने एक साधु का भेष बनाया, और साधु का भेष बना करके उस लड़की के सामने आया, और जैसे ही लड़की ने साधु को देखा तो उसने उसकी सेवा करने की कोशिश की, उसे पानी दिया। तो साधु बोला कि नहीं, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति का पानी, हाथ से पानी नहीं पीते जिसने गुरु दक्षिणा ना, जो मेरा शिष्य ना हो। तो उस लड़की ने बोला, शिष्य बनने के लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें जंगल में लेके जाऊंगा और कुछ क्रियाकलाप है वो करूंगा, जिससे तुम मेरी शिष्य बन जाओगी, तब मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीऊंगा। लड़की तैयार हो गई। उसने बोला, मुझे क्या करना है? बोले, अगले दिन एक काम करना, कुछ गहने और कुछ कपड़े और कुछ कीमती चीजें लेके आना, और मैं एक पूजा करवाऊंगा तुम्हारे साथ मंदिर में जाकर। वो लड़की मान गई। अगले दिन जैसा उसने बोला था, आई, ज्वेलरी लेके आई और सब कुछ लेके आई, और जंगल में उसके साथ गई। दोस्तों, वो चोर उसे गहरे जंगल में लेके गया, और बिल्कुल भीतर जंगल के अंदर ले जाने के बाद उस लड़की को उसने बोला, इस पेड़ के किनारे से खड़ी हो जाओ। अब लड़की खड़ी हो गई। अब उसने रस्सी से उस पूरी लड़की को बांध दिया, और उसके जितनी भी ज्वेलरी थी, जितने भी गहने थे, वो लेके भाग गया। और उसने बोला, जाते समय उसने बोला कि तुम यहीं खड़ी रहना, जब मैं आऊंगा तो मैं अपने आप तुम्हारी रस्सी खोलूंगा। लड़की ने कहा, ठीक है। अब चोर कह के चला गया, और लड़की उसका इंतजार करती रही। वो सिर्फ ये सोचती रही कि गुरु आएंगे और मुझे बंधन से मुक्त करेंगे। दोस्तों, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए। अब चूंकि वो राजकुमारी थी, राजा की लड़की थी,
राजा जब देखा 2 दिन से लड़की नहीं है, वो परेशान हो गए। उन्होंने पूरी सेना को काम पे लगा दिया कि पता करो लड़की कहाँ है। और जब सेना ने ढूंढा तो लड़की एक जंगल में एक पेड़ से बंधी हुई थी। और राजा तुरंत वहां आए और बड़े देख के परेशान हुए कि 2 दिन से मेरी लड़की भूखी प्यासी इस पेड़ से बंधी हुई है। उन्होंने जैसे ही उसकी रस्सी खोलने की कोशिश करी तो लड़की ने बोला, पिताजी मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये मेरे गुरु के द्वारा बांधा गया बंधन है और मैं आपको ये नहीं खोलने दूंगी, गुरु ही आएंगे और ये बंधन खोलेंगे। राजा ने बोला, बेटा इतने भोले मत बनो, वो एक चोर था जो तुम्हारा सामान चुरा के चला गया। उसने बोला, कोई दिक्कत नहीं है पिताजी, लेकिन मैं अभी भी मानती हूँ कि गुरु ही मुझे बंधन से मुक्त करेंगे। राजा ने बहुत कोशिश करी लेकिन लड़की ने नहीं मानी और राजा को बोल दिया कि आप वापस राजमहल जाइए। राजा ने 2-4 सैनिक वहां बिठा दिए और बड़े गंभीर मन के साथ वापस चला गया, क्योंकि लड़की मान ही नहीं रही थी। उसके बाद जब 1 दिन 2 दिन और बीते तो दोस्त, जब इस तरह से भक्त कोई भक्ति करता है तो ऊपर भगवान का सिंहासन डोलने लगता है। और भगवान ने कहा कि हे नारद ऋषि, जरूर धरती पे कोई ना कोई भक्त है जो कठोर तपस्या कर रहा है, आप जाके पता लगाइए। नारद मुनि आए उस लड़की के पास। उन्होंने बोला कि बेटा तुम यहाँ क्यों बंधे हुए हो? लड़की ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। तो नारद ऋषि बोले कि मैं तुम्हारा बंधन खोल दूं? लड़की ने बोला, नहीं प्रभु, ये गुरु का बंधन है, वो ही खोलेंगे। नारद मुनि ने बोला कि बेटा वो एक चोर था, तुम्हारा सामान चुरा के ले गया, जिसके करके तुम यहाँ परेशान हो रहे हो। भगवान ने मुझे भेजा, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। लड़की बिल्कुल भी नहीं मानी, वो अडिग रही। उसने बोला कि मेरे गुरु का बंधन है, इसे तो मेरे गुरु ही खोल लेंगे और आप उसे चोर बोल रहे हो। ये तो गुरु की कृपा है कि उन्होंने नारद ऋषि के साक्षात दर्शन मुझे करा दिए, ये उन्हीं का एक्शन ही तो है। तो नारद जी बड़े परेशान हुए। उन्होंने बोला, मैं क्या कर सकता हूँ। वो वापस भगवान के पास गए और भगवान को पूरा किस्सा बताया। तो अब स्वयं भगवान को आना पड़ा उस लड़की को मनाने के लिए। वो आए और उन्होंने बोला कि बेटा ये एक चोर था जो तुम्हारा सामान चुरा के ले गया। तो लड़की ने बड़े प्यार से मुस्कुरा के बोला, भगवान ने कहा मैं तुम्हारा बंधन खोल दूं। लड़की ने प्यार से मुस्कुरा के बोला कि आपको वो कुछ भी नजर आता हो, मेरी नजर में तो वो मेरा गुरु है और वो बहुत पावरफुल है। और देखो कितना पावरफुल है। जिस भगवान को पाने के लिए मैं इतने सालों से तपस्या कर रही हूं वो मुझे नहीं मिले, लेकिन मेरे गुरु के काम की वजह से मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। और प्रभु माफ कीजिए, पहले तो मैं धन्य हो गई आपके दर्शन प्राप्त करके, लेकिन अब तो ये बंधन मेरे गुरु ही खोलेंगे। दोस्त, जब आदमी अपनी हट पे आ जाता है तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। और भगवान ने बोला नारद मुनि को कि भैया ढूंढ के लाओ इसके गुरु को, वो ही खोलेगा अब इसका बंधन। और नारद ऋषि गए उस आदमी के पास। उन्होंने बोला कि भैया तू किसी को बांध के आया है, जाके खोल दे। अब वो आदमी पहले तो घबराया, सकपकाया, उसे यकीन नहीं हुआ। नारद ऋषि ने बोला, मैं नारद हूं, साक्षात भगवान वहां खड़े हैं और जिसे तू बांध के आया है ना, वो सिर्फ इस जिद पे अड़ गई है कि तूने शायद उसे गुरु बनाने के लिए बोला था। अब वो आया और बड़ा लज्जित होकर के, उसकी आंखें जमीन में नीचे गड़ी हुई थी। उसने जब वो बंधन खोला, बंधन खुलने के बाद लड़की ने सबसे पहले अपने गुरु के पैर छुए और उसके बाद भगवान विष्णु के पैर छुए। दोस्त, मुझे नहीं पता पावर किस चीज के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान से ज्यादा पावर भक्ति के अंदर होती है। दोस्त, हमारे देखने का नजरिया है। अगर हम गलत तरीके से देखेंगे तो हमारा अपलाइन सबसे कम पावरफुल है, और अगर हम अपने अपलाइन को पावरफुल देखेंगे तो इस धरती पे उससे ज्यादा पावरफुल इंसान कोई नहीं है। दोस्तों, ये एक कहानी जो मुझे हमेशा टच करती है। तो हमें हमारे अपलाइंस में सिर्फ अपने माता पिता या भगवान के रूप में देखना है। थैंक यू बोलिए उनको, उन्होंने आपको ये बिजनेस दे दिया। इसके अलावा कोई एक्सपेक्टेशन मत कीजिए उनसे। जितनी भी मिल रही है वो एडिशनल मिल रही है। दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन के ऊपर जब बात करेंगे तो बहुत विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। बस सिर्फ इतना याद रखिएगा, आप बचपन में एक बार जाइए, आपको कोई खिलौना चाहिए था या कोई चीज चाहिए थी और अपने माँ बाप से आपने उसकी डिमांड करी थी और माँ बाप वो आपको नहीं दे पाए थे। ऐसा नहीं है वो देना नहीं चाहते, शायद उनकी कोई लिमिटेशन रही होंगी, क्योंकि इस धरती पे अपने बच्चों की मुस्कान के आगे और दूसरी कोई खुशी हो ही नहीं सकती माँ बाप के लिए। ठीक इसी तरीके से आप वेस्टीज बिजनेस में ग्रो करें, आप वेस्टीज बिजनेस में हर वो ऊंचाई हासिल करें, इससे ज्यादा कोई अपलाइन चाहता भी नहीं है। तो हमेशा दोस्तों वो ब्लेस जो एक ट्रेनिंग में मैंने पता किया था, माँ और बाप का जो आशीर्वाद होता है ना दोस्तों, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस धरती पे। वो आशीर्वाद को अपने से कभी अलग मत करना। और इस बिजनेस में दोस्तों आपकी जो बरकत है, आपकी जो ग्रोथ है, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है आपके अपलाइन के आशीर्वाद का। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जादू की तरह काम करता है। अगर आपके अपलाइन का सच्चा आशीर्वाद आपके साथ है तो दोस्तों इस दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में सफल होने से नहीं रोक सकती। और आगे
इस सेशन में, तो ये 7 गलतियां हम लोगों ने देखी। हमें कभी भी गलती से भी अपने अपलाइन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, उनको गुस्सा नहीं करना है और उनको ब्लेम नहीं करना है। वो जो कर पाए थैंक यू सो मच, नहीं कर पाए थैंक यू सो मच, सिर्फ यही लाइन बोलनी है और कृतज्ञ रहना है उनके प्रति हमेशा। और ये 7 गलतियों से बचे रहिए, तेजी से आपकी ग्रोथ होगी। और अब मैं आपको लास्ट में मिलवाता हूं एक ऐसे ही शख्सियत से, एक ऐसी ही पर्सनैलिटी से जिन्होंने इन सारी चीजों का ध्यान रखा और आज वो बहुत सफल हैं। और आज जो मैं मिलवाना चाहूंगा वो एक महिला है जो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। राठौर जी, सपना जैन जी होंगी क्राउन डायरेक्टर, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए उन्हें। बहुत लोगों की वो आइडियल हैं, बहुत मेहनती हैं, हमेशा सिर्फ टीम के बारे में सोचती हैं, लोगों की मदद करती हैं। सपना मैम आप अनम्यूट जी। थैंक यू सर, थैंक यू और गुड मॉर्निंग ऑल। और थैंक यू रिजवान, सॉरी राजीव सर, कि आप इतना सुबह उठ के हम लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं और हमें बहुत फायदा हो रहा है इस ट्रेनिंग से। और फ्रेंड्स, मेरा नाम सपना जैन है और मैंने 5 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था। और जब मैंने शुरू किया था तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इवन मैंने सुना भी नहीं था कि इस तरह से किसी को जोड़ के कोई बिजनेस किया जाता है। तो मैं अनजाने में इस बिजनेस में आई और मुझे कुछ समझ नहीं आता था शुरू में सेल्स क्या होती है, तो मुझे सपने में भी नहीं पता था। और अगर मुझे पता होता कि सेल्स है तो मैं नहीं आती। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया और बस सपने थे दिमाग में, ये चीज थी क्योंकि मेरी लाइफ जैसे चल रही थी मैं उस लाइफ को नहीं जीना चाहती थी। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। और जब मैं मीटिंग्स में गई, रिजवान जी के संपर्क में आई, तो उन्होंने मुझे मीटिंग्स में भेजना शुरू करा क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चंस करती थी। ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये प्रोडक्ट महंगा है, सस्ता है, हमारे ही प्रोडक्ट के पैसे हमें देते हैं, ये सब चीजें मेरे दिमाग में चलती थी। और नए आदमी के दिमाग में, सबके दिमाग में चलती है, चलना भी चाहिए। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि हर सवाल का जवाब है अगर आप ढूंढने जाएं तो। मैंने ढूंढा और मुझे सब सवालों के जवाब मिले कि क्वेश्चन करने से अमीर नहीं बनोगे, करने से अमीर बनोगे, मेहनत करने से अमीर बनोगे, और जो सपने चाहते हो वो मेहनत करने से मिलेंगे। मैंने अपने किंतु परंतु साइड में रखे और आज तक भी साइड में ही है किंतु परंतु, आदत पड़ गई अब तो। और मैंने काम करना शुरू किया। शुरू में चैलेंजेस आए क्योंकि शुरू में कोई व्हीकल नहीं था, लोग अपने ही घर के लोग पॉजिटिव नहीं थे, तो बहुत चैलेंजेस मेंटली भी होते थे और फिजिकली भी होते थे क्योंकि बसों में जाके सफर करना होता था। मैं साड़ियां ही पहना करती थी सिर्फ। तो बड़ौत मेरा ससुराल है, सबसे पहले मैंने वहीं से काम करना शुरू करा और मुझे 2-2 दिन भी वहां जाके रहना पड़ा उस माहौल में जहाँ पर भी मेंटली मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी क्योंकि ड्रीम थे, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मैंने काम करना शुरू करा। और इधर से बच्चे को छोड़ के जाना और उधर से वो सब देखना, तो दोनों ही तरफ से था। लेकिन जब आप ठान लेते हो ना कि आप कुछ करना है और आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। एज अ हाउसवाइफ मैंने शुरू किया और पहले महीने का चेक मेरा 18 रुपए का था, उसके बाद मेरे चेक बढ़ते गए और आज मैं 85,000 रुपए महीना तक यहाँ पर पहुंची हूँ। एज अ हाउसवाइफ बहुत बड़ी इनकम है, लेकिन हाँ, वेस्टीज वालों के लिए ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी सपने बहुत बड़े हो चुके हैं, यहाँ तक रुकना नहीं है, अब तो हाईएस्ट पे जाना है। और 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इतने बड़े सपने राजीव सर जब सुबह वो दिखाते हैं ना मिलियनियर्स की लाइफ, तो मतलब रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं, मेरे गूज़बम्स आने लगते हैं कि ये भी हो सकता है क्या? सच में सर, इतना नहीं सोचा था कभी। हम तो ऑडी BMW 50-60 लाख रुपए तक की गाड़ी तक ही सोच पा रहे हैं, लेकिन आपने इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे सपने और बड़े कर दिए हैं, और बड़े। और जितने भी लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, अपने सपनों को खूब खोल दीजिए, खूब खोल दीजिए। वेस्टीज में वो सब पूरे हो सकते हैं, हम लोगों के पूरे हो रहे हैं। हम जैसे राजीव सर है, रिजवान सर है, ये सब लोग जैसे इनके पीछे हम हैं और हम लोगों के पीछे सब आप हो। सब एक ही रास्ते पे हैं, बस बढ़ते चलिए, हाथ पकड़े रखिए, सब लोग जाएंगे, सब लोग कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच शेयरिंग करने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये 85,000 रुपए महीने जो इनकम है, ये आप नजर उठाएंगे पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो घर देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए 85,000 रुपए महीना कमाती हैं, शायद 1% भी नहीं होंगी। तो आप अपने आप को, आप बहुत पावरफुल हैं। आप उन 1% महिलाओं में से हैं जो लाखों करोड़ों औरतों की एक इंस्पिरेशन बन रही हैं। तो आप जो अर्निंग कर रही हैं, उन लेडीज की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं जो ये सोचती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच जी। लेकिन वो वेस्टीज में आके लगता है कि ना, अब ये जिसको भी देखो अगल बगल वाले को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से कम के वो इनकम ले ही नहीं रहा, तो अपने आप को लगता है यार वेस्टीज में ये कुछ नहीं है, पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ है।
बिल्कुल। और हमने अमीरी की आदत जो सीखी थी उसमें सीखा था कि आप प्रोग्रेसिव लोगों के साथ रहेंगे तो अनकंफर्टेबल फील करेंगे और वही आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है। थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। ओवर टू राठौर जी।